नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 है आपका हिंदी उपन्यास। इसके पहले के सारे यूनिट को हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। अब हम यूनिट 6 को पढ़ेंगे। यूनिट 6 में कुछ सेलेक्टेड उपन्यास दिए हुए हैं जिनके टेक्स्ट को बारे में पढ़ना है। इससे आपके प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। इससे कुछ आपके फैक्चुअल प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, उपन्यास के पात्र कौन से हैं, घटना जो कथा वस्तु है वो किससे रिलेटेड है, या फिर स्थान कौन कौन सा है, और या इसके अलावा कुछ पंक्तियां और इस उपन्यास से रिलेटेड अन्य कुछ फैक्ट अगर जो प्रसिद्ध हैं उसको भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला इस क्रम में जो उपन्यास आपका दिया है वो है आपके सिलेबस में है, वो है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी यह एक लघु उपन्यास है। ठीक है, छोटा है इसीलिए इसको लघु उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है। ये लिखा है पंडित गौरी दत्त ने। पंडित गौरी दत्त ने ये उपन्यास लिखा था। चूंकि ये लघु उपन्यास है, आकार में थोड़ा उपन्यास के हिसाब से आकार में थोड़ा छोटा है, इसलिए इसे लघु उपन्यास भी कहा जाता है। यह उपन्यास 1870 ईस्वी में लिख करके पूर्ण हुआ है। ठीक है, इसलिए इस उपन्यास को कुछ विद्वान हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी मानते हैं। इसमें गोपाल राय सर्वप्रथम है। गोपाल राय गद्य विधा के अच्छे आलोचक। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि किसने इन्हें प्रथम उपन्यास माना है। गोपाल राय ने माना है। देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। सभी इसे नहीं मानते हालांकि, बट गोपाल राय की बात करेंगे। गोपाल राय से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप देवरानी जेठानी की कहानी को टिक करेंगे। अब हम आते हैं इसके पात्र पे, कौन कौन से पात्र इसके महत्वपूर्ण पात्र है, ताकि इसकी कहानी का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो सके। पात्र की बात करें तो इसमें सब जो पूरी कहानी है वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। वो परिवार जिसके मुखिया हैं सर्वसुख। ठीक है, सर्वसुख ये कौन है? ये मेरठ के एक बड़े अग्रवाल व्यापारी हैं। मेरठ के अग्रवाल व्यापारी है। इन्हीं का परिवार, इन्हीं के फैमिली के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है वो घूमती है। इनके 4 बेटे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। इनके जो 2 बेटे हैं और 2 बेटियां, जिसमें 2 बेटों में बड़ा बेटा जो है उसका नाम है दौलत राम। छोटे बेटे को छोटे नाम से ही बुलाते हैं। और इनकी 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम है पार्वती और सुखदेई। ठीक है, अब इन्हीं 2 बेटों की पत्नियां भी हैं, जिनकी कहानी जो देवरानी जेठानी दरअसल है वो इन्हीं की पत्नियों के ऊपर पूरी कहानी आएगी। जिसमें बड़ी की जो बहू है उसका नाम है ज्ञानू और छोटे की पत्नी है आनंदी। पूरी पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को आप देख सकते हैं, चूंकि देवरानी जेठानी की कहानी है तो स्त्री केंद्रित, महिला केंद्रित भी है। और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अच्छे घर की जो बहू होती है उसके क्या गुण और क्या अवगुण होते हैं। ये तो इस प्रकार से इसे हम उपदेशात्मक उपन्यास भी कह सकते हैं।
ठीक है, जिसमें उपदेश देने की कोशिश गई है, समाज में ये बात बताने के प्रयास किया गया। इसी उद्देश्य से शायद ये उपन्यास लिखा भी गया होगा, ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो कि कैसी बहू होनी चाहिए और कैसी है। जो कि हम इसमें देखते हैं, आनंदी और ज्ञानो दो बहुएं हैं, जिसमें आनंदी प्रॉपर पढ़ी लिखी समझदार है, वहीं ज्ञानो जो कि बड़ी बहू है वो अनपढ़ है और साथ में असंस्कारी भी है, किसी की बात भी नहीं सुनती है, बहस भी करती है। अब इन्हीं दोनों बहुओं का जो सामंजस्य है और घर में किस प्रकार से चलाती हैं, इसी में हम देखते हैं कि जो पारिवारिक द्वंद्व किस तरीके से उत्पन्न होता है धीरे धीरे रह करके, और द्वंद्व ऐसा कि वो लास्ट में बंटवारे तक पहुंच जाता है, उसको कैसे डील करती है, उसमें जो दोनों बहुएं हैं वो आपस में उसको कैसे मैनेज करती हैं, किस प्रकार आनंदी की सूझबूझ इसमें काम करती है, उसका पढ़ा लिखा होना, उसका संस्कारी होना किस तरीके से उसमें मदद करता है। ये कुल मिलाकर के एक अच्छी बहू, पढ़ी लिखी बहू का जो चरित्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसी बेस पर ये उपन्यास लिखा गया होगा और यही जो कैरेक्टर है उसका डिमांड भी है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट इसमें से जो इसमें से पूछ सकता है। ठीक है, कुछ पंक्तियां, इंपॉर्टेंट पंक्तियां कुछ जो फेमस हैं, कहीं पिछले साल पूछी गई होंगी तो शायद वो पूछ ले, अदरवाइज बहुत सारी पंक्तियां इससे पूछने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, परिवेश की अगर बात करें, तो समय की बात करें, तो ये कहानी जो है 3 जगहों से होकर के ज्यादा दिखाई देगी। पहला तो आप जानते हैं कि मेरठ का व्यापारी होगा। ठीक है, जो सर्वसुख थे वो मेरठ के व्यापारी थे। तो इसमें 3 स्थानों की बात जिक्र ज्यादा है। कौन सा? मेरठ, आगरा और रुड़की, ये 3 स्थानों का जिक्र ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ फैक्ट पूछता है इससे रिलेटेड तो आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं। अगला जो उपन्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे ही हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यास होने की संज्ञा भी दी गई है। यह है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, सर्वमान्य रूप से। ठीक है, हिंदी साहित्य का। ठीक, किस सन में आया था? यह 1882 में आया था। और अभी हमने देखा कि इसके पहले ही 1870 में आपका देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास आया था। लेकिन औपन्यासिक जितने भी शिल्प हैं उसके आधार पे वो उपन्यास पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता है। यही है कि यह विवाद का कारण बन गया कि वह उपन्यास प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। ठीक है, अब पर इसमें क्या है, ये छोटे छोटे भागों में विभक्त है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर है। ऐसे करीब 41 छोटे प्रकरण है। प्रकरण में 41 छोटे छोटे भागों में यह उपन्यास विभक्त है, जिसमें हर एक उपन्यास में कहानी और उसके साथ आगे बढ़ती रहेगी। स्थान की बात करें तो दिल्ली स्थान है का जिक्र है इसमें। दिल्ली के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि जो इसके जो पात्र मुख्य जो है मदन मोहन जो पात्र है वह दिल्ली का ही एक व्यापारी है। जो प्रमुख पात्र की बात करें तो इसमें कई सारे पात्र हैं, तो कुछ मुख्य पात्र हैं, कुछ गौड़ पात्र कह रहे हैं। हम मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य 2 ही पात्र इसके हैं जो आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जिसमें पहला है मदन मोहन जो इसके जो मेन व्यापारी है, और दूसरा है ब्रज किशोर उसका दोस्त। पहला है मदन मोहन, यह दिल्ली का एक रईस इंसान है। ठीक है, और दूसरा है ब्रज किशोर।
वह इसी का मित्र है, साथ ही पेशे से वकील भी है। यह दो मुख्य पात्र है, मतलब ज्यादातर जो कहानी है वह इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इसके अलावा कुछ और भी पात्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि जैसे इनकी पत्नी है, मदन मोहन की पत्नी है कामिनी और ब्रज किशोर की पत्नी है प्रियंवदा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो पात्र आते हैं उसमें इन्हीं मदन मोहन के अन्य दोस्त हैं, वो गौड़ पात्रों में मैं उनको काउंट करूंगी, जिसमें है इसके अलावा भी बैजनाथ, पुरुषोत्तम, शंभू दयाल, चुन्नी लाल, ये सब पात्र जो है बैजनाथ, पुरुषोत्तम, शंभूलाल, चुन्नीलाल, ये सारे। इसके अलावा कुछ और एक दो उपन्यास होंगे जो पात्र होंगे जो गौड़ ही हैं। इसकी पृष्ठभूमि है कि मदन मोहन रईस व्यापारी हैं, काफी पेशे ये पुश्तैनी रूप से अमीर है और आधुनिक चकाचौंध में एकदम लिप्त हैं। तो आधुनिकता के चकाचौंध में लुप्त जो युवा पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी जो हो रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ती जा रही थी और जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो धीरे कहीं ना कहीं उस आधुनिकता के चकाचौंध में पश्चिम जो पाश्चात्य जो आधुनिकता है उसके चकाचौंध में आते जा रहे थे। उसी में से एक हैं आपके ये मदन मोहन, जो इसके मुख्य पात्र हैं। यह पूरी तरीके से उस आधुनिकता के परिवेश के पाश्चात्य के चकाचौंध में आ चुके हैं और उसमें लिप्त है, जिसमें इनके जो ये दोस्त हैं बैजनाथ, पुरुषोत्तम वगैरह, शंभूलाल वगैरह, ये इनको इस ही आधुनिकता के पीछे भागने में या जब तक इनके पास पैसा रहता है उसको खर्च कराने में और मौज उड़ाने में ये सब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग देते हैं। ठीक है, चूंकि अच्छा भी लगता है, जब तक पैसा रहता है तब तक वो लोग खाते पीते खेलते हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि मदन मोहन की जो हालत है वो एकदम गिरते हालत में आ जाती है। वह खुद भी एक दूसरों से पैसे के मोहताज होते हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी दूसरों के पास चली जाती है। ऐसे में उनके मित्र हैं ब्रज किशोर, जो कि वकील हैं पेशे से। वह उनको और यह मदन मोहन के शुरू से सच्चे और अच्छे मित्र हैं। यह मदन मोहन का साथ उस समय भी देते हैं जब वह इनकी बुरी अवस्था रहती है। मदन मोहन को हमेशा सचेत भी करते रहते हैं कि किस रास्ते कौन सही गलत, चूंकि पर मदन मोहन तो पहले मदान्ध हैं, अपने आधुनिकता के चकाचौंध में है, तो उस समय उनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब उनको वास्तविकता की आभास होता है, जब उस स्थिति उनके पास आती है, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा मैंने तो सब कुछ अपलोड किया है। देखिए ब्रज किशोर उस समय भी मदन मोहन के साथ हैं और वो मदन मोहन का पूरा मदद करते हैं और साथ में उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाने में भी वो अंतिम तक मदन मोहन और ब्रज किशोर जो है वो मदन मोहन का सहयोग करते हैं। तो एक जो सच्ची और अच्छी मित्रता होती है उसके बारे में भी बताया गया है कि एकदम निस्वार्थ मित्रता कैसे होती है और स्वार्थी लोगों की मित्रता कैसे होती है और उसका अंत कैसा हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो आधुनिकता का अंधापन है, अंधानुकरण है, उससे कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी इस उपन्यास में बताया गया है। तो कह सकते हैं कि यह उपन्यास भी एक प्रकार का उपदेशात्मक उपन्यास है। ठीक है, कार्य ही यही था, प्रयोजन यही था कि उस समय के जो पाठक वर्ग है उसको इस तरफ जाते हुए जो जनता है, जो पाठक वर्ग है, जो आधुनिकता की तरफ दौड़ रही है बिना वजह, बिना किसी सूझबूझ के, समझ के, उसको रास्ते पर लाया जा सके। तो यह उपन्यास में बहुत ज़्यादा मददगार भी रहता है। ठीक है, तो इस उपन्यास से इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट पूछता है। चूंकि प्रथम उपन्यास है इसलिए इससे प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं अच्छे खासे। तो यदि आप उपन्यास वाला सेक्टर उठा करके देखोगे ना, तो परीक्षा गुरु को प्रॉपर रिवाइज करने के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड आपको मिल रहे हैं वो इसी नोट पे, जिस पे आप नोट कर रहे हो, उसी के पीछे वो सारे प्रश्न का जो है वो नोट करके एक तरफ एक नोट्स बना करके रख लें। ठीक है, अगला जो उपन्यास है आपका, देखो मैं बहुत शॉर्ट और समरीज में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इसके जो मेन
फैक्ट है वो बता दूं, जैसे कि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, लेखक कौन है, कौन कौन से इसमें पात्र हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी कथा वस्तु क्या है और किस स्थान से क्या उसका परिवेश है, ठीक है, और उसकी जो कहानी वो है मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। पूरा उपन्यास पढ़ने का टाइम तो है नहीं, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं पढ़ रखा है तो एक शॉर्ट समरी सुनिए, समझिए और उसके हिसाब से जो जितने प्रश्न पहले मिल रहे हैं उसके हिसाब से इसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, या आपने तैयार कर लिया है तो उसे में और ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। अगला जो उपन्यास है वो बेहद प्रसिद्ध और बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। कौन सा है वो गोदान, प्रेमचंद्र का लिखित उपन्यास। देखो अभी तक हमने जो 2 उपन्यास पढ़े जो आपके सिलेबस में थे, उनके राइटर्स के अन्य उपन्यास उतने प्रचलित नहीं हैं और मिलते भी कम हैं, ठीक। लेकिन प्रेमचंद के साथ ऐसा नहीं है, प्रेमचंद के अन्य बहुत सारे जो उपन्यास है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि यह सिलेबस में आपके ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और इनका उपन्यास है। तो ये मेरा सजेशन है कि इनके सभी उपन्यासों के बारे में आप एक शॉर्ट समरी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा चांसेस बनता है कि प्रेमचंद के अन्य उपन्यास चाहे वो कायाकल्प हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, इन सब से भी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे, ठीक है। इनके क्रम पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, उनके कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है। तो ये एक है कि आप उसके बारे में भी एक छोटा छोटा नोट्स बना करके चलते रहें और कितना प्रश्न पूछा गया है उस पर उसको भी एक साइड पे नोट करें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ गोदान की। अब प्रेमचंद के अगर उपन्यासों के क्रम की बात करूं जो कि एक शॉर्ट से है, तो एक पहला जो इनका उपन्यास हिंदी में जो इनका पहला उपन्यास मिलता है वो है देव स्थान रहस्य, ठीक है। दूसरा जो होता है मिलता है वो ओहेन का उपन्यास, तीसरा सेवा सदन, फिर वरदान, फिर है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, ठीक है, दिख रहा है, निर्मला, फिर गबन, उसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट उपन्यास है वो है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, कर्मभूमि और गोदान, ठीक। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट उपन्यास जो हिंदी में लिखे गए हैं उसका क्रम है, और ये सभी उपन्यास जो हैं वो अपने में इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोग एक फॉर्मूला उस समय याद किया करते थे कि प्रेमचंद्र के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, प्रेम रंग काया निर्मल, गबन कर्म गोदान हुआ। इस एक लाइन में आपको इन सभी उपन्यासों के नाम उसी क्रम वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके वापस से बैक करके 10 सेकेंड आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं गोदान पर। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और हम देख रहे हैं ये सबसे बाद में आता है। ये लगभग आपका 1936 में उपन्यास लिखा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान को महाकाव्य की संज्ञा भी दी जाती है। यदि ये काव्य कविता में लिखा गया होता तो शायद बिल्कुल यह महाकाव्य होता, इसे महाकाव्य कहते हैं। और चूंकि यह गोदान उपन्यास किसानों के जीवन पे लिखा गया है, उनकी क्या स्थिति थी इस समय और किस
व्यवस्था से वह गुजर रहे थे, कितनी दयनीय और कारुणिक व्यवस्था थी। कैसे किसान जो है वो धीरे धीरे अपनी सभी जमीनों को छोड़ता हुआ चला जाता है और किसान से वह कहीं ना कहीं मजदूर बन जाता है, क्योंकि उसकी सारी जमीनें खत्म हो जाती हैं कहीं ना कहीं लगान के चक्कर में। और झूठी, एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेमचंद, झूठी मर्जाद जो होती है उसके चक्कर में जो किसान है वो बोझ तले दबता जाता है और अपनी जमीनें धीरे 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 वो गिरवी रखता जाता है और वो जमीनें उसकी सब खत्म हो जाती है और वो स्वयं ही जो किसान रहता है वो अपनी ही जमीन का एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है। तो ये किसान से मजदूर होने की जो ये करुण यात्रा है वह आपको गोदान में दिखाई देगी। इसलिए गोदान को कृषक जीवन की महाकाव्य या कृषक जीवन की या कृषक की त्रासदी भी कहा जाता है। ठीक है, महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत प्रचलित, बहुत फेमस उपन्यास है। इस पे बहुत सारे प्रश्न हर बार पूछता ही है। ठीक है, इस उपन्यास को यदि हम पढ़ते हैं तो आप कई सारी विचारधाराओं को देखते हुए भी चलोगे, क्योंकि प्रेमचंद्र स्वयं भी उन सारे विचारधाराओं से प्रेरित हैं और इस उपन्यास में आपको कहीं ना कहीं दर्शन जरूर होंगे, जिसमें प्रगतिवाद 1936 हमारे यहाँ प्रगतिवाद की स्थापना भी हो चुकी है। प्रगतिवाद, मार्क्सवाद और साथ ही साथ आपको गांधीवाद। ठीक है, इन सभी दर्शनों का, इन सभी विचारधाराओं का पूर्ण प्रभाव जो है वो आपको गोदान में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पात्रों की बात करें, अगर स्थान की बात करें तो सेमरी जो गांव है वो सेमरी गांव, सेमरी के पास है स्थान में सेमरी, बेलारी, सब गांव के नाम हैं। और कभी कभी जो जिक्र है शहरी जो जिक्र है, क्योंकि दो परिवेश आपको इसमें साथ चलते हुए दिखाई देंगे। कुछ पात्र जो है वो शहर के हैं, जो शहरी जीवन जीते आ रहे हैं, और कुछ पात्र जो गांव के हैं, जो गांव का जीवन जी रहे हैं। दोनों पात्रों का एक बैलेंस भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो इसलिए आपको इसमें कहीं ना कहीं लखनऊ का भी जो जिक्र है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, पात्रों की अगर मैं बात करूं तो ये हो चुका होगा। पात्र मुख्य और गौड़ दोनों हैं, शहरी और गांव हिसाब से मैं इसको डिवाइड करूंगी कि शहरी पात्र कौन है और गांव के पात्र कौन है। तो पहले अगर हम गांव के पात्रों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपन्यास का नायक भी हो सकता है, नायक जो कि इस उपन्यास में नहीं है, पर अगर हम नायकत्व अगर किसी में देखना चाहें, जो कि नायक की जो परिभाषा है उस हिसाब से हो सकता ना भी हो, लेकिन जो मुख्य पात्र है उसकी बात कर सकते हैं, तो वह है होरी। होरी एक किसान है। इसको हम आप सुनोगे तो महतो भी कहा जाता है। सब एक दूसरे को आपस में सम्मान से महतो भी कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है इसमें इसी होरी की पत्नी धनिया। ठीक है, धनिया तेज तर्रार स्त्री है। कई दफा धनिया की बात जब आप इस उपन्यास में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि यह जितनी तेजी और मजबूती से अपनी परिस्थितियों का विद्रोह करती है, उतना तेजी से, उतनी मजबूती से होरी कभी अपनी परिस्थितियों का विद्रोह नहीं कर पाता है। ठीक है, होरी का एक बेटा है, होरी और धनिया का एक बेटा है जिसका नाम गोवर्धन है, लेकिन कहते कहते उसको लोग गोबर कहने लगे हैं। गोबर, यही नाम आपको इसको उपन्यास मिलेगा। इसके अलावा इनकी दो बेटियां हैं, एक है रूपा और दूसरी है सोना। आगे जब जाएंगे तो इन्हीं गोबर की एक आएगी पत्नी जिसका नाम है झुनिया। ठीक है, ये इनका परिवार है। इसी होरी का एक भाई भी है इस उपन्यास में, जिससे इनकी कभी कभी वाद विवाद संवाद होगा, जिसका नाम है हीरा। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं इसी गांव में, जिस गांव में लोग रहते हैं, इस गांव में के एक अच्छे और संपन्न लोग हैं, वो हैं पंडित दाता दीन। ठीक है, वो हैं दाता दीन।
ठीक है। इनका पुत्र है मातादीन, और इसी पुत्र से एक और नाम जो आपको परिचित मिलेगा वो है सिलिया। कहानी क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको गांव के कुछ पात्र हैं जो मिलेंगे। उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे पात्र हैं, जैसे सहुआइन एक पात्र है वो मिलेंगी, जो गांव में ही जो सामान वामान बेचने की लगाती है दुकान, ठीक। इसके अलावा हम शहरी पात्रों की बात करें तो शहरी पात्र, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पे आते हैं आपके राय साहब, संभ्रांत व्यक्ति। इसके बाद आते हैं मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता प्रोफेसर हैं पेशे से। अगली है मिस मालती। मालती बाहर अब्रॉड से पढ़ के आई हैं, इंग्लैंड से, बहुत डॉक्टरी पढ़कर आई हैं, और इनके विचार भी जो हैं वो बहुत अलग लगेंगे आपको सुनने में। इसके अलावा है मिस्टर खन्ना और इन्हीं की पत्नी, मिस्टर खन्ना की पत्नी गोविंदी। इसके अलावा कुछ और भी अन्य जो हैं, जो नाम, बहुत सारे पात्र हैं। गोदान चूंकि बड़ा उपन्यास है तो छोटे छोटे करके काफ़ी सारे पात्र इसमें आपको मिलेंगे, और सभी पात्र कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। उसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे कहानी अफेक्टेड होती रहती है, मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जिसमें होरी मुख्य पात्र के है, पूरी कहानी जो लगभग होरी के इर्द गिर्द ही आपको दिखाई पड़ेगी। कहानी क्या है, जैसा कि आप शीर्षक से भी देख सकते हैं, कहानी है गोदान के बारे में। कितना महत्वपूर्ण है। एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए गाय का होना किस तरीके से उसके लिए एक प्रतिष्ठा का चिन्ह बन जाता है। होरी जो कि छोटा सा किसान है, उसकी थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं जिन पे वह किसानी करके अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसकी बहुत इच्छा है कि उसके पास एक गाय हो। गाय वह लेने भी जाता है। एक व्यक्ति है भोला, जो कि इसी झुनिया का ही पिता है, उससे वह गाय लेने जाता है, किसी प्रकार से बात होती है, और वो गाय लेकर के आता है। लेकिन वह गाय बहुत समय तक टिकती नहीं है, और कुछ समय पश्चात उसकी गाय जो है वो मर जाती है। इसका बेटा है गोबर, जिसको गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन की मुलाकात झुनिया से होती है, दोनों के बीच प्रेम होता है, और गोवर्धन जो है, गोबर, वो चूंकि वो नए विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो नए विचार से प्रभावित होकर के वह गांव छोड़ करके शहर की तरफ चला जाता है। उसी समय जो झुनिया है वो गर्भवती भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, इस समय जब गोबर झुनिया को छोड़ करके जा चुका है, उसको सामाजिक कोई स्वीकारता अभी इन दोनों के रिश्ते को नहीं मिली है। लेकिन धन्या एक बार फिर अपने व्यक्तित्व की, अपनी प्रगतिशीलता को दिखाते हुए वह झुनिया को अपने पास लेकर के आती है, अपने बेटे की बहू बना करके वो लेकर के आती है, और वह उसके साथ ही रहती है। तो एक प्रकार से हम यहाँ जब आप देखते हो ना, गोदान पढ़ते हो, तो इसमें एक गांव के जीवन की वो सभी छोटी बड़ी समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, या राजनीतिक परिवेश की भी हो, वो सभी समस्या आपको इस गोदान उपन्यास में देखने को मिलती है। इसमें आपको जातिगत भी देखने को मिलेगा, महिला स्त्री पुरुष का जो विमर्श है उसको, वो भी आप को देखने को मिल सकता है। पितृसत्तात्मक समाज का क्या रवैया है, जब वो हम बात करते हैं यहाँ पे राय साहब, मिस्टर मेहता, मिस मालती, क्योंकि ये सभी जो हैं वो राय साहब के सहपाठी ही हैं, ठीक है। जब आपस में बात करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार मिस मालती के विचार जो है वो कितने खुले और कितने अलग हैं। मिस्टर मेहता जो कहीं ना कहीं मिस मालती से प्रभावित भी हैं। वहां आप देख सकते हो कि एक महिला का विचार जो है वो किस प्रकार से है, और उसमें पुरुष के विचारों की दखलंदाजी जो है वो कैसे निकल करके आती है, ठीक। इसके अलावा जब हम कहानी की बात करते हैं, जो अन्य एक पात्र जो इम्पोर्टेंट है आपके, दादाजी, माताजी और सिलिया जो है वो जाति से चमाइन है, चमारिन, ऐसे शब्द का प्रयोग आपको इस उपन्यास में मिलेगा, ठीक है। मातादीन
अच्छे और बड़े घर के हैं, उनको सिलिया से प्रेम हो जाता है। चूंकि सिलिया नीचे कास्ट की है और मातादीन उच्च कास्ट के, इसलिए मातादीन कभी यह खुले रूप में स्वीकार नहीं पाते। सिलिया गर्भवती भी हो जाती है और लास्ट में उसका बच्चा खत्म भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखते हो कि जब सिलिया गर्भवती होती है तो सिलिया के जो गांव समाज के जो उसके अपने जाति बिरादरी के लोग हैं वो किस तरीके से चढ़ करके आते हैं माता दीन और दादा दीन से लड़ने के लिए। तो वो जो विद्रोह है ना, वो दलित समाज का जो विद्रोह है उसको भी कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि प्रेमचंद पे हमेशा ये आरोप लगता आया है कि प्रेमचंद कभी भी खुले तौर पे दलित समाज पे विद्रोह नहीं करवाते दिखते हैं। बट यदि अगर आप वो प्रसंग पढ़ लें कि किस प्रकार से वह हड्डी का मांस का टुकड़ा लेकर के माता दीन को जबरदस्ती डालते हैं कि यही अगर फर्क है जाति और कुजात होने में तो आज हम इसको भी दूर करके रहेंगे, लेकिन चूंकि अब तुमने हमारे घर के स्त्री से संबंध रखा है तो अब तुम उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, सामाजिक स्वीकारता किस प्रकार की है। तो ये जो बहस होती है आपस में, आप वहां पे देखोगे कि प्रेमचंद कैसे दलित वर्ग के उस दलित विमर्श के पक्षधर होकर के भी खड़े हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, लास्ट में माता दीन को समझ में आता है कि उसके सिलिया के प्रति उसको कहीं ना कहीं प्रेम है और एकदम लास्ट में जब एक है जगह बहुत माता दीन और सिलिया का बहुत ही अच्छा एक प्रसंग भी आपको देखने को मिलता है। इस तरह की छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। उपन्यास बड़ा है, कहानी का फलक भी चेंज होता रहेगा। गोवर्धन बाहर जाता है, गोवर्धन बाहर जाता है, बाहर निकल करके नई समाज, नई प्रगति, नए आंदोलन से जुड़ता है और वह गोवर्धन जब लौट करके गांव वापस आता है तो किस तरीके से वह गोबर अब गोबर नहीं गोवर्धन है और उसके अंदर जो क्रांति की ज्वाला जल चुकी है वह उसके द्वारा गांव में भी सुधार लाने का प्रयास करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसकी जो मेंटालिटी है वो बाहर जाकर के बदल चुकी है। ठीक है, इसमें एक और जो है वो है रूपा और सोना, इनकी दो बेटियां हैं। इनके विवाह के लिए कैसे परेशान होता है, सॉरी रूपा और सोना, इनके विवाह के का भी एक प्रसंग जब आता है कि रूपा का विवाह तो हो चुका है, लेकिन जब सोना का विवाह करना होता है तो कैसे उससे काफी समय बड़े व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया जाता है। समय, परिस्थिति और चूंकि अब होरी के पास उतने पैसे नहीं, उतने संसाधन नहीं है तो मजबूरीवश उसे अपनी पुत्रियों का विवाह किस विपरीत परिस्थिति में भी करना पड़ सकता है या पड़ जाता है, आप इस उपन्यास में देख सकते हो। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखोगे उपन्यास में तो होरी एकदम जो कि किसान से अब मजदूर बन चुका है, वह परिस्थितियों से लड़ लड़ के थक गया है और अब उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो मुक्ति के लिए जो पंडित रहते हैं, जो उसका क्रियाकर्म करते हैं, वह कहते हैं कि इसको गोदान करवाना पड़ेगा। उससे होरी के हाथ से छुआ करके एक गाय का दान करवाना पड़ेगा, जिससे जो अब होरी की जो आत्मा है वह उस परलोक से धारेगी और उस भवसागर को पार करेगी। चूंकि पूरा जीवन भर जो होरी गाय रखने के सपने को पालता रहा, अब उसके मृत्यु के बाद भी उसी गाय का होना कितना आवश्यक है। बहुत मार्मिक दृश्य है। धनिया खड़ी रहती है, धनिया के पास कुछ थोड़े से पैसे हैं, वह उनके सामने रख करके कहती है कि मेरे पास यही है जो है, अब इससे आप चाहे वो गाय गोदान करवा लीजिए या इनके मृत्यु का क्रियाकर्म। आखिरी में उपन्यास जो है वो यही समाप्त हो जाता है। कुछ थोड़े से पैसे जो धनिया ने बचा रखी थी वो भी वह उसके क्रियाकर्म या सामाजिक पाखंडन के लिए, एक रूढ़िवादिता के लिए वो भी उसको खत्म कर देने पड़ते हैं। तो कैसे गांव के व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से सामाजिक बंधनों का प्रभाव पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था का कैसे उसके परिवार पर प्रभाव पड़ता है, बेमेल विवाह, जातिगत विमर्श, इसके अलावा राजनीतिक समस्याएं जब आप वो भी आप देख सकते हो, और स्त्री की जो दुर्व्यवस्था है वह भी, ये सभी समस्याएं आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी।
लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वह है एक किसान का, भारतीय किसान का किसान से मजदूर बनने का जो सफर है, किस प्रकार से वह अपने ही खेतों में मजदूर बन के रह जाता है, वह आपको इस उपन्यास में बहुत करीब से देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो यदि आप उसको देखोगे, ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हो, तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब से लेकर के अभी तक गोदान से उपन्यास पूछे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति है इसकी वो पूछी जाती है, पात्र वगैरह पूछे जाते हैं। सीधे सीधे मिस मालती ने क्या कहा, मिस्टर मेहता की वक्तव्य है, धनिया, होरी और झुनिया के वक्तव्य, सुलिया के वक्तव्य पूछे जा सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, गोवर्धन के वक्तव्य पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे उठा करके उनकी कुछ फेमस जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो भी पूछ ली जाती हैं, तो उन सभी को कोट करके अलग अलग करके आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, ताकि फाइनल रिवीजन के समय आपको उसकी सुविधा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN हिंदी में। तो अब इस क्रम में जो अगला उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, हालांकि ये उपन्यास 2 भागों में है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका एक ही भाग है। ठीक है, शेखर एक जीवनी। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मैं अज्ञे लिख रही हूं यहाँ पे। यह 2 भाग में है, जो पूरी जीवनी है यह 2 भाग और 2 अलग अलग बार प्रकाशित हुई है। ठीक है, 2 भाग में है। आपके सिलेबस में केवल भाग 1 पढ़ना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं कि बहुत एक भावनात्मक उपन्यास है। इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है इसका जो कि उत्थान नाम से। ठीक है, भाग 1 है उत्थान और भाग 2 उत्कर्ष। हमें पढ़ना है भाग 1 जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था, और भाग 2 इसी के 4 वर्ष बाद 1940 में भाग 1 प्रकाशित हुआ था और 1944 में भाग 2 प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब इस भाग 1 और भाग 2, चूंकि हमें भाग 1 ही पढ़ना है, हम इसी को देखते हुए चलेंगे। ये आपके सिलेबस में है। इसके भी 4 भाग हैं। जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो जो चैप्टराइजेशन डिवाइड करके रखा है, जो इसके अलग अलग खंड हैं, वो भी 4 भाग में है। ठीक है, जैसे पहला है उषा और ईश्वर। ये भी पूछ सकता है कि किस किस भाग में डिवाइड है। दूसरा है बीज और अंकुर। ठीक है, तीसरा भाग है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष। चौथा भाग है पुरुष और परिस्थिति। आपको दिख रहा है? ठीक है, तो ये है तीसरा भाग, और इसी पुरुष और परिस्थिति से इसका पहला भाग शुरू होता है। ठीक है, शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, चूंकि अज्ञे अच्छे मनोवैज्ञानिक लेखक हैं, और उसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप शेखर एक जीवनी में देख सकते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है, इसके पात्रों और स्थान की बात करूं
तो सबसे पहले स्थान की अगर हम बात करें तो यह उपन्यास 3 जगहों पे ज़्यादातर चलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें मद्रास, त्रिवेंद्रम और लाहौर। ठीक है, ये नाम आपको ज़्यादा इसमें सुनने को मिलेगा। पात्र की बात करूं तो कुछ मुख्य पात्र हैं और कुछ गौड़ पात्र हैं। मुख्य पात्र में सबसे इम्पोर्टेंट है इस उपन्यास का नायक शेखर एक विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक है, इनके पिता हैं हरिदत्त। ठीक है, शेखर के पिता हैं हरिदत्त, जो काफी अनुशासन में रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके इसी अनुशासन में अतिरेक अनुशासन का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो शेखर के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पात्र है मुख्य पात्रों में, वो है सरस्वती। ये शेखर की बहन लगती हैं और शेखर इन्हीं को अपनी प्रेरणा भी मानता है। इसके बाद जो अगली पार्ट है वो है शशि। एक और नाम मिलता है शारदा। शारदा उच्च ख्यालों वाली लड़की है और बड़े बेबाकी से रहती है, और कहीं ना कहीं शारदा शेखर को बहुत प्रभावित करती है और शेखर मन ही मन शारदा से प्रेम भी करता है। इसके अलावा एक और जो नाम है शशि। ठीक है, शशि शेखर की दूर की कोई बहन लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं शेखर बाद में शशि के प्रति भी आकर्षित होता है। ठीक है, ये उपन्यास जो है वो पूर्व दीप्त शैली, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। ठीक है, फ्लैशबैक शैली में उपन्यास की शुरुआत ही होती है कि शेखर एक जेल में है और उसको फांसी होने वाली है। फांसी होने से पहले वो अपने जीवन की विविध घटनाओं के बारे में सोचता है, उसका आकलन करता है कि कैसे वह शुरुआत में अपना जीवन व्यतीत करता है। सरस्वती अपनी बहन को हर मसले पर वह प्रेरणा मानता है और किसी भी बात में वह सरस्वती का कहना हो, ये सरस्वती की बातें ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। और लेकिन साथ ही साथ वो विद्रोही स्वभाव का व्यक्तित्व है। शेखर पे गांधी जी का भी प्रभाव दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद शेखर पढ़ने के लिए मद्रास जाता है। मद्रास में जहाँ उसकी मुलाकात शारदा से होती है और शारदा से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित भी है। उसी क्रम में, पढ़ाई लिखाई के क्रम में, शेखर जो है वो बाद में आगे लाहौर जाता है। लाहौर से एग्ज़ाम दे करके पढ़ करके वह वापस आता है, त्रिवेंद्रम से भी, और तो वापस शारदा उसे नहीं मिलती है। ठीक है, शारदा जो है वो जा चुकी है। अब उसके जीवन में जो प्रवेश है वो शशि का प्रवेश होता है। यहाँ तक आप शेखर एक जीवनी के भाग 1 में देखते हो। ठीक है, भाग 1 में इतनी ही कहानी आपको मिलेगी। इसके बाद की जो कहानी है कि शेखर किस तरह से जेल में पहुंचा, क्या हुआ उसके घटनाक्रम में, ये भाग 2 में है, जैसा कि हमने अभी बात किया। दोनों ही भाग बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ते वक्त अगर आपने पढ़ी होगी तो पढ़ते वक्त कभी कभी आपको लगेगा कि एक शुरुआत जो होती है वो थोड़ी बोझिल सी होगी, जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो कहानी जो है वो बहुत धीरे धीरे घटित होते हुए चलती है। लेकिन आपको इसके घटनाक्रम जो है वो थोड़े रोचक लगेंगे, नए लगेंगे, नए विचारधारा से ओतप्रोत ये पूरा का पूरा उपन्यास लगता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आलोचकों ने प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा है। इस उपन्यास को संज्ञा दी है प्रकाशमान पुच्छल तारा। तो कभी कभी पूछता है कौन सा उपन्यास शेखर एक जीवनी का है, ये उपन्यास के बारे में ही पूछ लेगा, क्या इसको और क्या संज्ञा दी है, या आगे की किस उपन्यास को, या नॉर्मली वो पूछ लेता है कि क्या है इस उपन्यास को और कौन कौन सी संज्ञा दी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं बातें इस
उपन्यास के में कुछ ये जो मुख्य पात्र है, इसके अलावा कुछ और गौड़ पात्र भी हैं, जैसे इनके पिता हरिदत्त हो गए और इनकी माँ जो हो गई और शेखर की जो माँ है। इसके अलावा मणिका, शांति, 2-3 पात्र और ऐसे भी जो है कहानी को प्रभावित करते हैं। वैसे पात्र और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मूलतः कहानी को जो पात्र प्रभावित करते हैं वो यही है, और इनसे ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। इसके अलावा शेखर एक जीवनी के बारे में कहा जाता है कि ये पाश्चात्य के रोमियो या क्रिस्ताफ जो है कि उपन्यास से प्रभावित है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि यह किस उपन्यास से या किस लेखक के किस उपन्यास से प्रभावित है। ठीक है, अगला जो आपके सिलेबस में जो उपन्यास है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा, ठीक है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही कलात्मक और सुंदर उपन्यास है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी जो भाषा का जो चयन है, जो सुंदरता है पढ़ते वक्त, वो बहुत अच्छी लगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे भी परंपरा को निभाने वाले उपन्यासकार, साहित्यकार है और जिसकी झलक आपको इसमें दिखाई भी देगी। 1946 में ये उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में आपको हर्ष काल की संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। कहीं न कहीं ये हर्षवर्धन के काल की संस्कृति का परिचय भी इससे मिलता है। ठीक है, उन्हीं के राजपाट की बातों में बारे में यह बात उपन्यास है, हर्षवर्धन के काल की। जो इसका पटकथा है वो आपको पढ़ने में तो ऐतिहासिक लगेगी। ऐसा पूरा परिवेश ऐसा लगता है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन यह ऐतिहासिक आधार पर रखा गया, लेकिन इसकी जो कथा है वो काल्पनिक है। ठीक है, 2-3 जगहों के इसमें बकायदा बताया गया है, जिसमें स्थानेश्वर, मगध और चुनार का नाम आपको मिलेगा। स्थानेश्वर, मगध और चुनार, ये वो जगह है जहाँ से घटनाक्रम जो है वो ज़्यादा, इसकी कथा वस्तु जो है, इसकी कहानी है उपन्यास की, वो प्रभावित होते हुए आपको ज़्यादातर दिखाई देगी। पूरा जो उपन्यास है वो 20 अलग अलग चैप्टर में करके विभाजित किया गया है। लगभग 20 चैप्टर में 20। ठीक है, पात्र की बात करूं तो कुछ जो मुख्य पात्र हैं इसके, मुख्य पात्र में आपको स्वयं बाण भट्ट, निपुणिका और भट्टिनी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गौड़ पात्र भी हैं। गौड़ पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें तुवर मिलिंद, अघोर स्वामी और अघोर देव, लौरिक देव, महामाया, लौरिक देव, अघोर देव, हर्षवर्धन आदि, इससे कई ज़्यादा नाम हैं जो आपको इस उपन्यास में दिखाई देंगे। क्योंकि गौड़ पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अब बहुत ज़्यादा यदि टफ पेपर बनाना होगा तो ही शायद इतना घुस करके पूछे। यद्यपि को जो घटनाक्रम को जो प्रभावित करते हैं उनके नाम यही हैं। इसकी कथा वस्तु की मैं बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बाण भट्ट के आत्मकथा अगर उपन्यास आपने पढ़ ली है तो मैं आपको ज़रूर ये सलाह दूंगी कि आप उसकी भूमिका और लास्ट पेज ज़रूर पढ़ लें। दरअसल भूमिका में यह स्पष्ट होता है कि बाण भट्ट ये
कि स्पष्ट होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास लिखने की क्यों सूझी या क्यों सोचा। उन्होंने अपनी भूमिका में वो कहते हैं, किसी मिस कैथरीन का नाम लेते हैं, मिस कैथरीन ऑस्ट्रिया की हैं। कहते हैं कि उन्होंने ही, उनकी एक खोज थी, वो कुछ खोज कर रही, कुछ रिसर्च कर रही थी और उनकी ही हस्तलिखित पांडुलिपि हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलती है और वह उसी से प्रेरित होते हैं यह बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास लिखने के लिए। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? भट्टिनी जो कि संभ्रांत वर्ग की महिला है, तुवर मिलिंद की पुत्री हैं, ठीक है, तुवर मिलिंद, इनको अगवा कर लिया जाता है, डाकुओं द्वारा इनको अगवा कर लिया गया है। अब बाणभट्ट यह जिम्मेदारी लेते हैं कि वह उनको वहां से सुरक्षित करके बचाएंगे और वापस वह उनके पिता तक उनको सुरक्षित ले जाकर के सौंपेंगे। इस पूरे प्रक्रम में बाणभट्ट का पूरा साथ देती है निपुणिका, हर प्रकार से निपुणिका, जो कि कहीं ना कहीं बाणभट्ट से मनी मन प्रेम भी करती है, लेकिन बाणभट्ट का भट्टनी के प्रति इतना स्वामी भक्तित्व और श्रद्धा देख करके वह नतमस्तक है और कभी अपने प्रेम का वैसा खुला इजहार नहीं कर पाती और वह पूरी लगन से बाणभट्ट की मदद करती है भट्टनी को सुरक्षित करने में। और इसी क्रम में अंत में निपुणिका की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन बाणभट्ट तमाम दुविधाओं से निपटते हुए, लड़ते हुए भट्टनी को सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब यह जो पूरा उपन्यास है, जो काल्पनिक कथा क्रम है, यह कहीं ना कहीं हमको एक मैसेज देता है, पाठक वर्ग को एक उन्होंने मैसेज देने का काम किया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1946 की, जब ये उपन्यास आया है। वह दौर है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। यह पूरी भूमिका जब हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में बनी होगी तो यह स्पष्टता है कि वह भट्टनी को कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक रूप भी देते हैं कि उन्होंने भट्टनी को भारतवर्ष या भारत माता की संज्ञा देने का भी प्रयास किया है कि भारत माता जो है वो अब ये बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा गिरफ्त कर ली जा रही हैं और अब हर एक नागरिक का फर्ज है कि वह अपने दायित्व को निभाए और भट्टनी भारत माता की रक्षा करने के लिए इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े। तो ये एक मैसेज देने का काम भी बाणभट्ट अपने इस उपन्यास में, इस कथानक के द्वारा करते हैं। इस उपन्यास में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के काल की संस्कृति, उस समय के समाज, उस समय के सामाजिक दशा, नारी की क्या दशा है, वो उस समय की राजनीतिक दशा क्या चल रही थी, आर्थिक दशा क्या है, उस सभी का वर्णन करते हैं। एक तरफ जहां निपुणिका जैसा का खुला व्यक्तित्व भी आपको यहाँ दिखाई देगा, वहीं भट्टनी का दैवीय व्यक्तित्व भी आप इस उपन्यास में देखते हैं। कई बार ऐसा आपको पढ़ते वक्त लगेगा कि बाणभट्ट कहीं ना कहीं भट्टनी के प्रति बहुत प्रेम पूर्ण या आसक्त होते हैं, लेकिन अगले ही क्षण आपको ये क्लियर हो जाता है कि दरअसल यह आसक्ति भट्टनी के प्रति बाणभट्ट के भीतर हमेशा और श्रद्धा में बदलती जाती है। तो स्त्री के प्रति यह दृष्टिकोण भी आप बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर उपन्यास है। पढ़ने वक्त थोड़ी सी क्लिष्ट लगेगा क्योंकि भाषा इसकी जो है वो थोड़ी क्लिष्ट है जब आप शुरुआत करेंगे तो, लेकिन जब एक रिदम बनता जाता है तो आपको कहानी बहुत सुंदर लगने लगेगी। और इसकी भाषा भी, चूँकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो वैसे भी भाषा के बड़े कलाकार हैं, ये इसकी भाषा भी आपको अच्छी लगने लगती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है आपके सिलेबस में। इसको यदि आप पढ़ चुके हैं ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ने का बहुत समय नहीं है। वही मैं कहूंगी कि जितने भी प्रश्न इसके आपको अब तक मिले सबका एक संकलन बनाएं और जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां इसकी आपको मिल रही हैं उसको भी आप संकलन लेकर के देख लें। उसकी भूमिका आपको कहीं से भी मिले तो यदि आपने पुस्तक रखी है या किसी से मांग के या कहीं से इसकी भूमिका मिल सकती है तो उसकी भूमिका पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला उपन्यास है मैला आंचल। यह सभी हिंदी साहित्य के बहुत
अच्छे उपन्यास हैं, अपने अपने फील्ड के मील का पत्थर भी कहा जाए तो अतिरेक नहीं होगा। मैला आंचल, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। 1954 में यह उपन्यास लिख करके पूर्ण और प्रकाशित हुआ था। मैला आंचल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक मतलब किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखना और उस क्षेत्र विशेष में संपूर्ण भारत की विशेषता एक पूरे क्षेत्र विशेष में आपको दिखाई पड़ती है। यह आंचलिक उपन्यास रेणु ने लिखा है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। भाग की बात करूँ तो 2 भागों में ये करके उपन्यास आप इसको देखते हैं और दोनों भाग जो हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। दोनों भाग में भी कई सब चैप्टर आपको मिलाए दिखेंगे। 2 भाग हैं और पहले भाग में आपको 44 सब चैप्टर थोड़े थोड़े दिखाई देंगे और दूसरे भाग में 21 शॉर्ट करके डिवाइड किया है, क्योंकि कहानी का जो कथानक है ना वो चेंज होता हुआ चलेगा। बहुत थोड़े समय के अंतराल पे वो परिवर्तित होता रहेगा और लास्ट में सारी कहानियां या सारे जो वस्तु जो है स्थिति जो है वो लास्ट में एक साथ मिलती हुई भी आपको दिखाई देंगी। इंटरेस्टिंग है। इसके स्थान की बात करूं तो बिहार से सटे जो कहते हैं नेपाल की सीमा से सटा जो बिहार है, वहां पे एक गांव है मेरीगंज। यहीं पर इसी गांव की कथा के बारे में है। मेरीगंज कहा जाता है कि जो मेरी नाम है किसी बड़े अंग्रेज अफसर की पत्नी के नाम पर इस गांव का नाम मेरी पड़ा था, चूंकि उनका नाम मेरी था और तब से इस गांव को मेरीगंज ही बुलाया जाने लगा। उपन्यास के पात्रों की बात करूं तो कुछ मुख्य पात्र हैं, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं वो हैं डॉक्टर प्रशांत, ठीक है। उसके बाद कमली, इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद, लक्ष्मी, बालदेव, बावनदास, कालीचरण, ठीक है। यह पात्र जो इस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उपन्यास स्वतंत्रता की प्राप्ति या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, एक तो स्वतंत्रता 1954 में लिखा गया है, स्वतंत्रता के पहले की क्या स्थिति है जस्ट रही है जब स्वतंत्रता मिल रही थी उस समय, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो तुरंत स्वतंत्रता मिली है उस समय की क्या स्थिति है, उसको इस उपन्यास में दर्शाया गया है। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, किस तरह से आप इसी उपन्यास में देखते हैं कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ सदस्य जो है बालदेव, वो किस तरीके से अपना कार्य करते हैं और स्वराज के प्रति, यहाँ पे स्वराज नाम आप कई बार सुनेंगे, स्वराज के प्रति जो है वो अपना बढ़ चढ़ के लोग योगदान देते हैं। वहीं इसी उपन्यास में आपको मार्क्सवाद की भी झलक दिखाई पड़ती है, गांधीवाद, गांधी से भी लोग प्रभावित हैं। तो जो तुरंत जो राजनैतिक विचारधाराएं उस समय चल रही थी वो इस उपन्यास में बहुत तेजी से दिखाई देंगी। और चूंकि छोटा सा अंचल है और हम जानते हैं कि जो गांव की राजनीति होती है वो किस तरीके से देश की राजनीति को अफेक्ट करती है या देश की राजनीति गांव की राजनीति को अफेक्ट करती है, इस उपन्यास में आप स्पष्ट देख सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत बाहर से आए हैं, अनाथ है, अनाथालय में पढ़ते लिखते और बड़े होते हैं और बड़े डॉक्टर बन करके वह इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। वहीं इनकी मुलाकात होती है कमली, जो कि विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वह तहसीलदार हैं, इनकी पुत्री है।
कमली से इनकी मुलाकात होती है और वो इलाज के दौरान ही मुलाकात होती है और वो कमली से प्रेम करने लगते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी बाल विधवा है और बचपन से ही वो एक आश्रम में दान कर दी गई थी और उसकी सेवा करती है आश्रम में ही। और वहाँ के जो महंत हैं उनके कई बार उनके दुष्कर्मों का भी लक्ष्मी को उसको शिकार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह अपना पूरा जीवन उसी महंत और उसी आश्रम की सेवा में लगाती है। बालदेव कांग्रेस के सम्मानित और बड़े कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी से प्रेम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन यह अब बहुत स्पष्टता निकल करके कई बार नहीं आता है। तो इस उपन्यास में इन सभी ने बताया है कि किस तरीके से गांव की राजनीति में ऊंच नीच, छुआछूत जैसे भेदभाव और खासकर स्त्रियों की स्थिति के भेदभाव जो हैं वो कितने उसका कुरूप रूप हो सकता है, उसका जटिलतम जो रूप है वो आपको इस उपन्यास में स्पष्टता देखने को मिलता है। आप कई बार इस उपन्यास में एक नाम सुनेंगे, टोला, अलग अलग टोला है, जैसे कायस्थों का टोला, ब्राह्मणों का टोला, यादवों का टोला। तो इस तरीके से जातिगत टोले में सारी जो गांव की जो राजनीति है, गांव की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पूरी विभाजित है और बहुत मजबूती से विभाजित है। ये सभी वर्ग अपने आप को बहुत श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हैं और एक दूसरे से लगातार अपनी श्रेष्ठता के लिए बहस करने को भी, लड़ने को भी तैयार है अपने अस्तित्व के लिए। तो इस तरह की जो राजनीति हो सकती है गांव की, वो आपको इस उपन्यास में देखने को स्पष्टता मिल सकती है। अच्छा उपन्यास है, इंटरेस्टिंग है। इससे आपको उस समय की 1954 के भारत की अच्छी सी झलक पूरी इस उपन्यास में दिखाई पड़ेगी। साथ में प्रासंगिक भी है क्योंकि उस समय के बहुत सारे मुद्दे आप आज के भारत से, आज के भारत के गांवों से भी रिलेट करके देख सकोगे। तो इस उपन्यास को पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भाई बहुत समय नहीं कि आप पढ़ें, लेकिन भविष्य में जितने भी उपन्यास आपके यूजीसी के सिलेबस में लगे हुए हैं उसको आप अभी भले ना पढ़े हों लेकिन भविष्य में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कितना मदद करते हैं ये तो हो सकता है, लेकिन आपकी रचनात्मकता को और आपके ज्ञान को, हिंदी साहित्य के प्रति आपकी रुचि को और ज़रूर बढ़ा देंगे। ठीक है, अगला उपन्यास है यशपाल का झूठा सच। मार्क्सवादी रचनाकार यशपाल, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रचनाकार और साथ में गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित रहे हैं। यशपाल के उपन्यास झूठा सच। झूठा सच 2 भाग में है, ठीक है, और दोनों ही भाग आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला भाग है वतन और देश और दूसरा है देश का भविष्य। ठीक है, पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था और दूसरे भाग उसके 2 साल बाद 1960 में। आज़ादी की ऊपर ही ये पूरा उपन्यास लिखा गया है, उसकी रूपरेखा पे, जिसमें पहले भाग में आप देखते हैं आज़ादी की जो पृष्ठभूमि तैयार होगी, आज़ादी किस प्रकार से आज़ादी हो रही है और आज़ादी के पश्चात जो राष्ट्र का विभाजन होता है, ठीक है, राष्ट्र के विभाजन की त्रासदी आप इस उपन्यास में देख सकते हो। वो इसके प्रथम भाग में आपको स्पष्टता वही दिखाई पड़ेगी। दूसरे भाग की बात करें तो उसमें आपको स्वतंत्रता के बाद जो भारत की स्थिति है, स्पेशली भारत की राजनीति की स्थिति, स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति और अन्य जो स्थिति है
उसके बारे में आप इसके दूसरे भाग में देख सकते हैं। कुल मिलाकर पूरी तरीके से यह उपन्यास राष्ट्र के विभाजन के बारे में है कि जिस प्रकार जब स्वतंत्रता मिली उसके पहले हमें इस बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा, जो था राष्ट्र का विभाजन। बहुत ही करुण था, और इसमें वह अपने पात्रों के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से उस समय जो विभाजन था वो पूरे देश के लिए, देश के आम नागरिक के लिए किस प्रकार से वह अभिशाप बन गया था, जिसकी सबसे बड़ी शिकार इस उपन्यास में आपको मिलती है, वो है तारा। पात्र की बात करूं तो तारा मध्यम वर्गीय स्त्री है और इसी विभाजन की जो त्रासदी है उसे बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। इसके अलावा एक और जो पात्र महत्वपूर्ण है वो है कनक। कनक प्रोग्रेसिव लड़की है और अपने अधिकारों को, महिला के अधिकारों को अच्छी तरीके से जानती है। और एक और जो पात्र हैं वो है जयदेवपुरी। यह कनक से प्रेम करते हैं। यह कनक से प्रेम करते हैं, उनसे विवाह भी होता है और बाद में कुछ आपसी मतभेद वगैरह के कारण इनका तलाक भी हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम एक लाइन में बात करें तो विभाजन, एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति, और स्वतंत्रता प्राप्ति से जो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी कि जब स्वतंत्रता मिलेगी तो ये होगा, स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो हमें ये मिल जाएगा, पूरा देश ऐसा बदल जाएगा। एक बहुत बड़ा स्वप्न था जो भारत में रहने वाला हर नागरिक या हर तबके का जो आदमी था वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक स्वप्न सजा लिया था। लेकिन स्वतंत्रता जब मिलती है तो किस प्रकार मिलती है, एक तो आधी अधूरी स्वतंत्रता और उसके साथ राष्ट्र के विभाजन की त्रासदी जो है वो उपहार स्वरूप मिल गई है। दोनों को झेलना कहीं ना कहीं आम जनता के उस स्वतंत्रता से मोह भंग करवा देता है। वह मोह भंग की स्थिति और विभाजन की त्रासदी झेलती हुई यह जनता किस प्रकार से भारत की राजनीति से उम्मीद लगाए बैठी है, राजनेताओं से उम्मीद लगाए बैठी है और कहीं ना कहीं उसको वहां भी विफल होना पड़ रहा है। चूंकि यशपाल हम जानते हैं मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों विचारधारा से प्रेरित थे, तो एक जो उसकी जो क्रांति है उसका आक्रोश, यहाँ पे गांधी की अहिंसा भी आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन मार्क्स का जो आक्रोश है वो भी आप इस उपन्यास में कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखते चलते हैं। और जिस स्थिति से, जिस यथास्थिति यशपाल हमें आपको परिचित कराएंगे, उसको पढ़ने के बाद आपको सच में ये लगता है कि उस समय के देश की जो स्थिति थी वह सच में बहुत सोचनीय थी। तो ये एक बहुत अच्छा उपन्यास है उस समय के विभाजन की त्रासदी और स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति का जायजा कराने के लिए, परिचय कराने के लिए। ठीक है, अगला उपन्यास है आपके सिलेबस में मानस का हंस, अमृतलाल नागर। मानस का हंस, इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। मानस का हंस नाम से ही स्पष्ट है कि यह तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तो मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। 1972 में यह उपन्यास आया। तुलसीदास के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, किस प्रकार से, तो अब इसकी कथा की अगर मैं बात करूं, कथा वस्तु और पात्रों की बात करूं, तो आप तुलसीदास के जीवन से परिचित हैं। उनको बनाने में जो भी उनके जीवन में जो जो मुख्य चरित्र रहे हैं वो सभी इस उपन्यास के पात्र हैं। जैसे पहला इम्पोर्टेंट पात्र तुलसीदास खुद हैं, इनके गुरु नरहरिया दास, इनकी पत्नी रत्नावली, माता हुलसी, गुरु शेख सनातन,
इनके शिष्य आदि आपको इस उपन्यास में भी दिखाई देंगे। ठीक है, कथा वही है, 31 भागों में पूरे का पूरा उपन्यास ये चलता है, जिसमें तुलसीदास के जन्म से लेकर के उनकी जो रचना उन्होंने पूरी की है, रामचरितमानस, हनुमान बाहु, कवितावली, सभी रचनाओं का जो क्रम की तरह उन्होंने उसके घटनाक्रम के आधार पर हर चीज़ बताई है कि किस तरीके से तुलसीदास जब जन्म लिए थे उसी समय यह राम राम बोलने लगे थे और इसलिए उनका नाम, बचपन का नाम राम बोला भी रखा गया। इनके पिता आत्माराम, उसके बाद फिर इनका विवाह होता है रत्नावली से। इनका चूँकि जिस गुरु के पास ये पढ़ने जाते हैं, शिक्षा दीक्षा, एक आत्माराम, उसके बाद इनका विवाह होता है एक जगह जिनके यहाँ, जहाँ पर ये सत्संग कीर्तन करने के लिए इनको बुलाया जाता है। एक श्रेष्ठ जो होते हैं उन्हीं सेठ की पुत्री से इनको प्रेम हो जाता है रत्नावली, और उसी से इनका विवाह हो जाता है। बाद में किस प्रकार ये रत्नावली के प्रेम में एकदम आसक्त होते हैं और रत्नावली इनको एक बार अपमानित करके जब निकालती हैं तब उनको सच में समझ में आता है कि क्या ज्ञान है और उनकी क्या यथास्थिति है, और वह अब ईश्वर की भक्ति और रचना क्रम में जुड़ जाते हैं, जहाँ पर वो उन्होंने जितनी सुंदर सुंदर रचनाएं करी हैं, चाहे वो मानस हो, कवितावली हो, हनुमान बाहुक है, इन सभी रचनाएं उन्होंने किस प्रकार से की, किस स्थिति में की, क्या वैचारिक उनका क्या विचारधारा होगी, किस प्रकार से उनकी सोच होगी, ऐसे पात्र अमृतलाल नागर ने उसको हमारे आपके सामने सबको दिखाया है कि तुलसीदास की क्या मन स्थिति होती होगी, क्या उनका जीवन होता होगा जब वो हर एक रचना करते हुए रहते हैं। तो बड़ा सुंदर अच्छी रचना है तुलसीदास के जीवन पर आधारित, जिसको आप देख सकते हैं, समय मिला तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, स्थान की बात करूं तो वही बनारस और अयोध्या, जो कि तुलसीदास के जीवन से जुड़े हुए हैं। पूर्णतः कुछ भी अलग से काल्पनिक या जोड़ा हुआ आपको नहीं लगेगा। तुलसीदास के जीवन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको बिना किसी अतिरिक्त छेड़छाड़ किए अमृतलाल नागर ने बड़ी नाटकीयता से, बड़े कथानक आधार पर हमारे आपके सामने मानस के हंस में प्रस्तुत किया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN हिंदी में। तो अगला उपन्यास है जो आपके सिलेबस में दिया है वो है तमस। इसके रचनाकार हैं लेखक भीष्म साहनी। अच्छा उपन्यास है। यह उपन्यास सांप्रदायिकता पर आधारित है। सांप्रदायिक दंगे, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद जो राजनैतिक त्रासदी के फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बारे में ये इस उपन्यास में बताया गया है कि उसका जो पोस्ट इफेक्ट था वो भारत में क्या पड़ा था, किस तरीके से आम जनता को उस बंटवारे की त्रासदी झेलनी पड़ी थी, वो आप तमस उपन्यास में भीष्म साहनी के शब्दों में स्पष्टता देख सकते हैं। यह उपन्यास 1973 में लिखा था इन्होंने और 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, विषय वस्तु कहें तो सांप्रदायिक दंगे, विभाजन की त्रासदी और
राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर तरह की समस्या से उस समय हमारा भारत गुजर रहा था, उसको इस उपन्यास में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से लोग राजनीतिक अवसरवादिता का लाभ उठा रहे थे और अपने फायदे के लिए इसको राजनीति को प्रयोग कर रहे थे। ये उपन्यास 2 खंडों में है। उपन्यास की जो शुरुआत होती है वो एक पात्र है नत्थू, इसके द्वारा होती है, क्योंकि शहर का जो माहौल है वो ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है, बहुत तनाव भरा है। ऐसे में नत्थू पात्र जो कि निचली जाति का है, वह सूअर को मार करके मस्जिद में फेंक आता है रातों रात। और जब सुबह होती है तो यह एक बवाल का मसला हो जाता है कि किसने यह कार्य किया। सभी लोग बोलते हैं निश्चित ही यह कार्य हिंदुओं ने किया होगा, वह मुस्लिम्स के साथ ऐसा या उनको वर्गलाने के लिए या उकसाने के लिए या उनको हानि पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। जबकि हम इस उपन्यास में आगे देखते हैं कि यह कार्य और कोई नहीं, मुराद अली नामक व्यक्ति ने ही किया था, जिसका उद्देश्य केवल सांप्रदायिक, केवल धार्मिक दंगों को बढ़ावा देना होता है। ठीक है। अन्य पात्रों में अगर हम देखें तो बख्शी जी इम्पोर्टेंट पात्र हैं। ये कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं और सेक्रेटरी हैं। जब तमाम इस तरह के दंगे होते हैं उस समय, जब ये सूअर से फेंका जाता है, तो चूँकि पहले से ही माहौल बहुत तनाव भरा है और इस कांड के बाद और लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, दंगे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब को ले करके राजनीतिक का एक दल, कांग्रेस का एक शिष्टमंडल जो है वो अधिकारी रिचर्ड्स के पास जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि ये बख्शी जी का ही रहता है गुजारिश कि इस समय कर्फ्यू लगा दी जाए, क्योंकि कर्फ्यू जैसी स्थिति है। तो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस उपन्यास में। इसके बाद एक है जनरैल सिंह, इनका नाम आप सुनेंगे इस उपन्यास में, जनरैल सिंह। यह भी कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन और ईमानदार भी हैं और समयांतराल के साथ साथ ये विक्षिप्त हो जाते हैं। यह दंगे का तनाव और उस समय की सामाजिक स्थिति शायद एक ईमानदार मन झेल नहीं पाता है और इसलिए इनकी स्थिति बहुत बुरी होती जाती है। ये उपन्यास में आप जब पढ़ोगे तो इतनी संजीदगी के साथ, इतनी सजीवता के साथ भीष्म साहनी जी ने दंगों की विविध जो दशा है उसका वर्णन किया है, चाहे वो रिलीफ कैंपों का वर्णन हो या फिर दंगे में महिलाओं और बच्चों का वर्णन हो, उनका शोषण किस तरीके से हो रहा है उसका वर्णन किया है। कैसे एक आदमी दंगे की चपेट में अपने पूरे परिवार को ख़त्म करते हुए देखता है, उसका वर्णन आप देख सकते हैं। कैसे जो मानवीयता है, संवेदना है, वो भीतर भीतर रोज रोज के दंगों में मरते मरते ख़त्म हो जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं, जैसे हरनाम सिंह, बंतो, एहसान अली, ये सारे पात्र इसी दंगे की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इन्हीं दंगों में आपसी आम जो जनता है उसका कहीं ना कहीं भाईचारा भी है, क्योंकि आम जनता, आम पब्लिक कभी नहीं चाहती है कि इस तरह के दंगे हों। लेकिन जो राजनीतिक मत हैं, जो मुराद अली जैसे कुछ लोग हैं जो अपना मत साधने के लिए इस तरह के दंगों को और बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें फंसता कौन है, उसकी त्रासदी कौन झेलता है? उसकी त्रासदी यही हरनाम और बंतो और जैसे लोग जो हैं वो इसकी त्रासदी झेल रहे हैं। तो सामाजिक जो विघटन हो रहा है उसको आप इस उपन्यास में देख सकते हैं। बड़ा छोटा उपन्यास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीष्म साहनी जी ने बड़ी बारीकी के साथ दंगों का वर्णन किया है।
निश्चय ही इन्होंने बहुत करीब से दंगों को समझा और जाना था, और जो स्थिति वहाँ की है उसको जाना था, और दंगे की स्थिति को एकदम जीवंत तरीके से हमारे सामने आपके लेकर आके आते हैं। और इस उपन्यास में कई विषय वस्तु ऐसी, कई पहलू ऐसे भी है जो जस के तस आज भी हम और आप इस सामाजिक या सांप्रदायिक जब भी दंगे होते हैं उसमें देख सकते हैं। तो इस लिहाज से इस उपन्यास को हम प्रासंगिक भी कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, और जितने भी इसके बैक ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। तमस उपन्यास पर धारावाहिक भी बन चुका है, तो यदि कोई प्रश्न आप ऐसा आता है तो इस उपन्यास में आप ये भी बात नोट कर लेंगे कि इस उपन्यास पर धारावाहिक भी बन चुका है। अगला जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल इसके राइटर हैं। राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रीलाल शुक्ल कोई तीखा कटाक्ष कर रहे हैं उस समय की व्यवस्था पर, उस समय की जो सरकारी कानूनी व्यवस्था है उस पे बड़ा कटाक्ष है। 1968 में यह उपन्यास आया था, और 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त होता है। यह जो पूरी कथा है वो शिवपालगंज नामक गांव की है, वहीं के स्टार्ट होती है शिवपालगंज गांव। ये भी प्रश्न पूछता है, सीधे सीधे स्थान का नाम शिवपालगंज गांव नामक गांव की होती है। और इसी के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल ने इस समय के गांवों की स्थिति का वर्णन किया है कि गांवों में कैसी स्थिति है। स्वतंत्र भारत का जो गांव है वो अब कितना सक्षम है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, और कैसा जीवन वो लोग जी रहे हैं, कैसा व्यतीत कर रहे हैं, और स्वतंत्रता के बाद क्या उनकी जो उस आज़ादी से जो उनकी डिमांड थी और आज़ादी से जो उनका लगाव था, वो अब आज़ादी पाने के बाद उसकी क्या स्थिति है, वह इसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कैसे गांव की जो राजनीति होती है, क्या वहाँ पे किस तरह के कटाक्ष एक दूसरे से किए जाते हैं। इसको बड़ी व्यंग्यता, इसको बहुत व्यंग्य के साथ शुक्ल जी प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कई दफ़ा ऐसा भी लगता है कि यह बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण और कटाक्ष शैली का प्रयोग करते हैं। पात्र की बात करूं तो इस उपन्यास में वैद्य जी इम्पोर्टेंट पात्र हैं, क्योंकि दो खेमे में जो ये जो गांव बटा हुआ है, राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से जो गांव की जो राजनीति है उस हिसाब से दो खेमे में बटा हुआ है, जिसमें एक तरफ है वैद्य जी हैं और ये गांव के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और इन्हीं के बेटे हैं बड़े बद्री पहलवान, और इनके छोटे बेटे हैं रुपन बाबू। और बद्री पहलवान का एक शिष्य है छोटे पहलवान। यह सभी गांव की इसी राजनीति का हिस्सा है। इसी में एक नाम आएगा रंगनाथ।
व्यक्ति जो शहर जा चुका है, उसकी शहर की आवश्यकताओं, शहर जा चुका है और शहर की स्थिति से प्रेरित है, जागरूक व्यक्ति है, वह गांव में वापस आकर के गांव को भी उसी विकासशीलता से जोड़ना चाहता है। गांव में भी एक चाहता है कि वह क्रांति करे और उसके लिए बहुत प्रयास भी करता है। लेकिन चूंकि गांव की जो अपनी राजनीति है, अपने लोग हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी जो स्थिति है वो जड़ हो चुकी है, इसलिए रंगनाथ बार बार चाह कर भी उनके प्रयासों में सफल नहीं हो पाते हैं और अंत में कहीं ना कहीं इनको निराशा ही हाथ लगती है। बहुत चुटकीले शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई सारे मुहावरों का प्रयोग किया है। इसके डायलॉग, इस उपन्यास के डायलॉग भी पढ़ते वक्त आपको कई दफ़ा बहुत हंसी भी आएगी, बहुत रुचिकर लगेगा। तो जो भाषा शैली की दृष्टि से यह उपन्यास अपने आप में बहुत संपन्न भी है, बहुत तो इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ लिया है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ ले। आगे हम आते हैं अगले उपन्यास पर। यह है आपका उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास हिंदी साहित्य में एक अलग ही स्थान रखता है, क्योंकि यदि हम सीधे सीधे कहें तो आपका बंटी उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिकता का जितने अच्छे तरीके से वर्णन किया है, उतना अच्छा वर्णन आपको शायद ही पहले देखने को इतना स्पष्टता मिलेगा। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। यह उपन्यास बंटी नामक बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता है। बंटी, इसके पिता हैं अजय और माता है शकुन। शकुन आज़ाद ख्यालों वाली महिला है, प्रोग्रेसिव महिला है और कुछ शायद ऐसी ही बातें हैं जिस वजह से अजय और शकुन का विवाह जो है वो बहुत समय तक चल नहीं पाता और एक समय के बाद और शकुन और अजय में विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है। अब चूंकि जो ऐसे दंपति हैं जिनका विवाह, या तो अगर वो विवाह में है तो भी वह विवाह ठीक से चल नहीं पा रहा है या उनका अलगाव हो चुका है, ऐसे स्थिति में बच्चों पर क्या बीतती है, बच्चों की क्या मानसिकता होती है, उसी के बारे में इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बहुत अच्छे से परिचित कराया है। पहले बंटी जो है वो शकुन के साथ रहता है। शकुन अजय के बाद डॉक्टर जोशी से विवाह करती है। डॉक्टर जोशी के पहले से ही 2 बच्चे हैं, अमी और जोत। ठीक है, बंटी पहले शकुन के साथ रहता है, शकुन और डॉक्टर जोशी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वह माहौल नहीं पा रहा है और कई बार वो अपनी माँ को लेके बहुत इनसिक्योर भी हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी माँ डॉक्टर जोशी के साथ रहे और वह अम्मी और जोत के साथ भी बहुत अच्छा माहौल नहीं बना पाता है, तो उसको इस बुरी परिस्थिति का कई बार सामना करना पड़ता है। यह देख के अजय को लगता है कि वह शकुन के साथ उतने ठीक तरीके से नहीं है और वह बंटी को अपने साथ ले आता है। अजय जो है वो मीरा नामक महिला से विवाह करता है और बंटी को अपने साथ लेकर के आता है, लेकिन चूंकि जो बंटी है उसकी मानसिकता अब इससे परे हो चुकी है। अब उसका मन जो है, चूंकि वह अपने वो उस परिवार को खोजता है जो कि बिल्कुल माना उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए वो अजय और मीरा के साथ भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव ये होता है कि अजय बंटी को अब हॉस्टल भेजने पर विवश हो जाता है और लास्ट में बंटी को वह हॉस्टल भेज देता है। एक बच्चा जो खुशहाल दंपति के बीच में रह रहा था, लेकिन चूंकि दंपति में ठीक से नहीं बनती है, किसी भी प्रकार से सामंजस्य नहीं हो पाता है, तो यह अजय और शकुन तो अपनी अपनी खुशी के लिए अलग हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद वो अपना जीवन भी एक नए जीवन साथी के साथ ठीक तरीके से व्यतीत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उस बच्चे का क्या होगा, यह जो है, ये जो प्रश्न है ये रह जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो लास्ट में उसकी जो परिणति है वो हॉस्टल में जा कर के ही बीतती है। तो इस प्रकार माता पिता के रिश्तों और उसके अलगाव से बच्चों पर होने वाले प्रभाव को बनमंडारी ने बहुत संजीदगी से व्यक्त किया है। ठीक है, बड़ा अच्छा उपन्यास है बाल मनोवैज्ञानिक का, या हम बात करें बाल विमर्श का, बहुत ही अच्छा उदाहरण इस उपन्यास को लिया जा सकता है। ठीक है, 1979 में यह उपन्यास लिखा गया था। इस उपन्यास में इसके पात्रों से लेकर के कुछ डायलॉग्स के प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको आप नोट कर लेंगे और उसको देख लेंगे। अगले उपन्यास पर हम आए तो 2 उपन्यास हैं अब जो बचे हुए हैं। जिंदगी नामा, जिसमें पहला उपन्यास है जिंदगी नामा, यह उपन्यास है कृष्णा सोवती का। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 में यह उपन्यास आता है और 1980 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। यह उपन्यास पंजाब के किसानों के बारे में लिखा गया है। पंजाब का एक गांव है डेरा जट्टा। ठीक है, इस गांव के किसानों की क्या स्थिति है, क्या जीवन है और किस प्रकार से वह अपने गांव में जीवन व्यतीत हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी है। और इसके साथ ही गांव की समग्र समस्या क्या क्या है, आधुनिक गांव, पंजाब के गांवों की जो भी समस्या है, चाहे वो किसानों की समस्या हो गई, जाति की समस्या हो गई, अव्यवस्था की समस्या हो गई, सारी समस्याओं पर इस बारे में इस उपन्यास में लिखा गया है। ठीक है, किसानों की समस्या और यहाँ पर अन्य सभी असुविधाओं पर कृष्णा सोवती ने इस उपन्यास के द्वारा इसको केंद्र में लाने का प्रयास किया। इसी तरह एक जो अन्य उपन्यास है धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। जगदीश चंद्र ने 1972 में ये उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में पंजाब क्षेत्र के जो होशियारपुर है, पंजाब के होशियारपुर में के गांव में होशियारपुर के एक गांव में के बारे में बताया है और वहां पे उस समय के दलित की जो क्या स्थिति है उसके बारे में बताया है कि दलित जो है वह अपना जीवन इस गांव में, या फिर कह सकते हैं इस गांव के द्वारा वह उदाहरण बताते हैं कि यह तो केवल प्रतीक है भारत में समस्त गांवों का लगभग, या फिर दलितों का अगर की कंडीशन की बात करें तो पूरे भारत में दलितों की यही स्थिति है। इस गांव के उदाहरण के द्वारा जगदीश चंद्र माथुर बताते हैं कि किस प्रकार से दलितों के साथ हर तरह का भेदभाव किया जाता है। एक पात्र है क्या नाम है, कालीचरण, जो इसका नायक है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और उसकी प्रेमिका ज्ञानो, इन दोनों के द्वारा इस गांव की समस्या को बार बार उठाया गया है। कालीचरण जो है वो बाहर शहर में रहता है
ठीक है। बाहर शहर कानपुर में रहता है और कानपुर से वह घर आता है, वापस अपने गांव आता है, तो वो देखता है कि किस प्रकार से जो भेदभाव है हो रहा है वो गांव में कहीं ना कहीं शहरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। लेकिन वह इसी भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है और वह इसमें सबसे पहले कोशिश करता है कि मेरे पास घर नहीं है, मैं एक पक्का घर बनाऊं। लेकिन जब वह घर बनाता है तो ज़ाहिर सी बात है उस गांव के जो वरिष्ठ जाति के लोग हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि गांव में कोई दलित के पास पक्का मकान नहीं है। ऐसे में कालीचरण द्वारा किया गया यह प्रयास जो है वो उनको बहुत अखरता है और इसके घर बनाने में कोई भी इसका साथ नहीं देता है। लेकिन फिर भी कालीचरण जो है वो अपना घर बनाता है और इन सभी परिस्थितियों से लड़ता है, जिसमें इसका साथ इसकी प्रेमिका ज्ञानू देती है। और ज्ञानू को कहीं ना कहीं इसी का हर्जाना भी भरना पड़ता है, क्योंकि जब ज्ञानू गर्भवती होती है और चूंकि कालीचरण जो है वो नीची जाति का है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो जो गांव के लोग होते हैं वो कालीचरण को ज्ञानू से विवाह नहीं करने देते। और जबकि ज्ञानू की अंत में मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है और ज्ञानू की हत्या का इल्ज़ाम कालीचरण पे ही डाल दिया जाता है। तो किस प्रकार से जो पात्र है, दलित पात्र है, जो अव्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना चाहता है, जो उसको खड़ा होने की कोशिश करता है, उसको कहीं ना कहीं ये जो पूरी व्यवस्था है वो दबा देती है, उसके विद्रोह को दबा देती है। किस प्रकार वह जगदीश चंद्र जी ने अपने उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है। ठीक उपन्यास है, अच्छा उपन्यास है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। दलित विमर्श का अच्छा उपन्यास है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ, जो गिनती से लिखा उपन्यास है वह मात्र इतना ही है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, जितने भी राइटर के उपन्यास यूनिट 6 में दिया गया है, उनके बस इसी उपन्यास को नहीं देखता है, उनके अन्य उपन्यास को भी आप देखते हुए चलेंगे। यूँ तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि किससे पूछ लिया जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास के, गद्य के इतिहास की उपन्यास विधा में जो भी उपन्यास है उसमें से आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो उपन्यास आपके सिलेबस में दिया गया है उसे डिटेल में पूछने की जो चांसेस होती हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करो और PYQ में जितने भी प्रश्न आए वो तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी और भी प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या मेल में हमसे पूछ सकते हैं। ओके।